हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, अप्पू अपहरणकर्ता। संजय गुप्ता पेश करते हैं अप्पू अपहरणकर्ता। तेरी फूंकी फूं, तेरी भी फूंकी फूं, बामुलाइजा होशियार, विशाल गधे आजम, महावीर, न्यायवीर, क्रांतिवीर, तोंदवीर, मेरा मतलब है तेंदुए की तरह वीर, महाराजा धीराज राजा विक्रम सिंह सपत्नीक दरबार में समय से पहले पधार रहे हैं। महारानी जी, ये द्वारपाल तो बड़ा वो है, महाराज की शान में कसीदे पढ़ता जा रहा है, पर आपके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। कर्र। द्वारपाल खबरदार सिंह, तुझे कितनी बार समझाया कि हमारी जय जयकार हो या ना हो, पर हमारी महारानी की जय जयकार अवश्य होनी चाहिए। तो मैं एक बार में बात समझ में नहीं आती, हमें बेलन पड़वाओगे क्या मूर्ख। कर क्षमा महाराज। और ये क्या, सभी आसन खाली पड़े, कोई भी मंत्री दरबारी या सलाहकार अभी तक नहीं पहुंचा, कहाँ है सबके सब। ये बात तो संवादी या राजपाल ही बता सकता है, मैं तो द्वारपाल हूँ महाराज। कहाँ मर गया राजपाल। ओ जी, मैं तो अभी जिंदा हूँ महाराज। ये सारे दरबारी कहाँ मर गए, आए क्यों नहीं अभी तक। ओ जी, वो प्रबंध मंत्री तो अपनी पत्नी के स्नान का प्रबंध करवा रहे हैं, कपड़ा मंत्री की बनियान नहीं मिल रही, आरती मंत्री आरती की बत्ती बना रहे हैं, शगुन अपशगुन मंत्री के ऊपर कोई ने बीट कर दी है, अस्तबल मंत्री को घोड़े ने दुलत्ती मार दी, सफाई मंत्री अपने घर के जाले साफ कर रहे हैं, खान पान मंत्री रसोइयों को दुत्कार रहे हैं क्योंकि उसने उनके पराठे में घी कम लगाया था, सेनापति अपनी तलवार का जंग हटवा रहे हैं, नारा मंत्री का नाड़ा टूट गया है, और महामंत्री। बस कर, पूरे महल के कर्मचारियों की दिनचर्या बताएगा क्या, जान को तुरंत आने को क्या है। कर। अरे महारानी, तुम अब तक रूठी बैठी हो। अरे द्वारपाल ना सही, हम तो हैं ना, हम तुम्हारी तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर देंगे। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, मेरी स्वर्णा सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। ये चांद तो सियालगढ़ की राजकुमारी का नाम है ना महाराज, जिससे आप पिछले विवाह महोत्सव में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कर। अरे स्वर्णा रुको तो। कर, शयन कक्ष में आओ, फिर बताती हूँ। थोड़ी देर बाद, आइए आइए, हम कब से आपकी राह में पल के बिछाए बैठे थे। अरे कोई ठंडा वंडा लाओ इनके लिए। महाराज, आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, हम तो बस आपके सेवक हैं। हमें तो ये लगता है कि राजा हम नहीं आप सभी हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, आपके अलावा इस सिंहासन पर कोई नहीं बैठ सकता सिवाय मेरे, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि हम महावीर हैं। किंतु आपने ये आपातकालीन सभा क्यों बुलाई है महाराज। क्योंकि संकट गंभीर है, राज्य का खर्चा कमाई के अनुपात में कई गुना अधिक हो गया है। यदि यही स्थिति रही तो खजाना अतिशीघ्र खाली हो जाएगा और हमारी हालत हमारे ससुर चंदन सिंह के जैसी हो जाएगी। इसलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया ताकि सभी इस संकट से निपटने की राय दें। महाराज, मेरे विचार से तो कर बढ़ा देना चाहिए, जिससे प्रजा से अधिक धन की वसूली हो सके। नहीं, प्रजा पर यह बोझ डालना उचित नहीं लगता। महाराज, ज़रूरतमंदों को दान देना बंद कर दें, इससे कई सारी मुद्राएं बचेंगी। नहीं, दान देने से कभी धन नहीं घटता। महाराज, सभी कर्मचारी एक एक रोटी कम खाएं, भोजन में रायता और सलाद बंद होने चाहिए, दाल या सब्जी में कोई एक ही वस्तु होनी चाहिए, मिष्ठान केवल मंत्रियों को ही मिलना चाहिए। खामोश। महाराज, राज्य की कमाई और खर्चों का अनुपात सही होना अति आवश्यक है, और इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छा सुझाव है। कैसा सुझाव बाकी, शीघ्र बताओ। वो सुझाव है छटनी। छटनी? मेरा मतलब है जिस तरह गेहूं और चावल को छानते समय कंकड़ पत्थर अलग कर देते हैं, उसी प्रकार राज्य के अति आवश्यक मंत्रियों और दरबारियों को छोड़कर बाकी सभी की छटनी कर दी जाए तो राज्य का बहुत खर्चा बचेगा। जैसे कि अभी शांति काल चल रहा है, यदि सेनापति की छटनी कर दी जाए तो हज़ारों स्वर्ण मुद्रा बचेंगी। अगर मेरी छटनी कर दी गई तो फिर सेना की देखरेख कौन करेगा, बड़े बड़े संकटों का सामना कौन करेगा, देश की सुरक्षा कौन करेगा। बड़े बड़े संकटों का सामना तो महाराज अकेले कर सकते हैं, सारी दुनिया जानती है कि हम महावीर हैं। हाँ, इकलौते पूरी सेना के बराबर। और अगर सेना नहीं होगी तो घोड़ों का क्या करेंगे, इसलिए अस्तबल मंत्री की भी ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार सफाई मंत्री की भी ज़रूरत नहीं है, सभी अपनी सफाई खुद करें। खान पान मंत्री भी फिजूल है, महल की दासियाँ ही भोजन पका सकती हैं। नारा मंत्री की भी ज़रूरत नहीं है, नारे तो हमारा नारेबाज भी लगा सकता है, वो भी सिर्फ 2 वक्त के भोजन के बदले। आरती मंत्री की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आरती की पुस्तक लाने से भी काम चल जाएगा। कपड़ा मंत्री की जगह कोई दर्जी रख लो तो सस्ता पड़ेगा। ऐसे तो बाकेलाल तुम्हारी भी कोई आवश्यकता नहीं है, आखिर हमारे महाराज बुद्धि के भी महावीर हैं।
महाराज चाहे तो मुझे भी निकाल सकते हैं, पर याद रहे कि विशालगढ़ के सभी संकटों का सामना मैं ही करता हूँ। किसी भी प्रकार का दुर्लभ प्रबंध मेरे सिवाय और कोई नहीं कर सकता। मेरी वीरता के फलस्वरूप महाराज के नारे दुश्मन देशों में गूंजते हैं, और शिव की कृपा से जो मुझे आने वाले संकट का ज्ञान हो जाता है, उसका लाभ फिर विशालगढ़ को नहीं मिल पाएगा। क्षमा करें महाराज, बाकीलाल जी का सुझाव बहुत ही अच्छा है, हमने किंतु अगर हमने इस प्रकार छटनी की तो सारी दुनिया में हमारी छवि को गहरा आघात लगेगा। सभी विशालगढ़ का मजाक बनाएंगे, तो आखिर हम करें क्या? तो फिर घंटा बजाओ तुम लोग। बाकीलाल, ये क्या बेहूदी बकवास कर रहे हो तुम? मेरा मतलब है कि सारी गड़बड़ मंत्रियों के समय पर काम नहीं करने के कारण है महाराज। इसलिए अगर 1 घंटा लगा दिया जाए और हर काम घंटे के अनुसार हो तो कमाई और खर्च के अनुपात को ठीक किया जा सकता है। वाह, क्या योजना है! हम प्रसन्न हुए। सचमुच तुमने ये सिद्ध कर दिया कि अगर हम महावीर हैं तो तुम बुद्धिवीर हो। ये तो आपका बड़प्पन है महाराज। मैं अभी विशाल घंटे का प्रबंध करता हूँ। और फिर महल के सबसे विशाल बुर्ज पर वो घंटा स्थापित होने लगा। घंटे की समस्या तो तुमने हल कर दी, अब बेलन की समस्या का भी कोई हल बता दो। बाकी ये घंटा ही आपको बचा सकता है। वो कैसे? महारानी जी को दुर्लभ और अनमोल चीज़ों को देखने का बड़ा शौक है, और ये घंटा अत्यंत पुराना और बेशकीमती है। आप उनको यह घंटा दिखाकर पटाने की कोशिश कीजिए। मगर उसके सामने जाऊं कैसे? वो तो मेरे साथ बेलन बेलन खेलने के लिए तैयार बैठी होगी। जाना तो आपको होगा ही महाराज, क्योंकि देर करने पर महारानी जी का गुस्सा बढ़ता ही जाएगा। देरी से दुर्घटना बनी। और जब मन मारकर विक्रम सिंह महारानी के कक्ष तक पहुँचे तब कोप भवन। ये लीजिए महाराज ढाल। ये ढाल किस लिए? महारानी जी ने अभी अभी एक मजबूत बेलन मंगवाया है। हे भगवान, रक्षा करना प्रभु। जैसे ही विक्रम सिंह ने कक्ष के अंदर कदम रखा, महाराज सावधान, सुनो तो प्रिय। हैया! तुम व्यर्थ में रूठी हुई हो प्रिय, हमारा चांद से कोई लेना देना नहीं है। टन! प्रिय, हमारा विश्वास करो, हम केवल तुमसे प्रेम करते हैं। विश्वास ना हो तो हमारे साथ महल की प्राचीर पर चलो। हमने तुम्हारे सम्मान में एक प्राचीन घंटा लगवाया जो चारों प्रहर तुम्हारे सम्मान में ही बजेगा। कैसा घंटा? तुम हमारे साथ तो चलो प्रिय, हम तुम्हें दिखाते हैं। जान बची। और फिर वाह, ये घंटा कितना विशाल है! इससे विशाल कोई वस्तु तो हो ही नहीं सकती। है महारानी जी, इस घंटे से भी विशाल एक वस्तु है। अरे बाकीलाल, तुम भला इस घंटे से भी विशाल कौन सी वस्तु हो सकती है? इस घंटे से विशाल वस्तु एक हीरा है महारानी जी, जिसका नाम है कोहिनूर। वो देखने में एक चमकती पहाड़ी की तरह दिखता है। अच्छा, उसकी सतरंगी चमक से आसपास का नज़ारा भी रंगीन हो जाता है। अच्छा, रात को तो उसके झिलमिल प्रकाश से सब कुछ ऐसे चमकता है जैसे कि सितारे। अच्छा महाराज, मुझे कोहिनूर चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो रानी? कोहिनूर के बारे में बाकी ने जो कहा है वो सब बस सुनी सुनाई बातें हैं। असल में तो हमें ये भी नहीं पता कि कोहिनूर वास्तव में है भी या नहीं। कोहिनूर का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कोहिनूर चाहिए, मतलब चाहिए। और जब तक कोहिनूर मिल नहीं जाता मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। कर कुटनी, हमारे बेलन को तेल पिलाओ। ओ नहीं, ये तो फिर से रूठ गई। इसे कहते हैं आग में घी डालना। मुझे पता था कोहिनूर की इतनी प्रशंसा सुनकर रानी उसे मोटे को लाने को ज़रूर कहेगी। फंस गया मोटे, अब तू फंस गया। महारानी जी ने तो अपनी जगत प्रसिद्ध इज्जत ठान ली है महाराज। हीरा तो आपको लाना ही होगा, लेकिन ऐसी चीज़ लाऊं कहाँ से जिसके बारे में हमें कुछ पता ही ना हो? मेरे विचार में एक इंसान है जो आपकी सहायता कर सकता है, और वो है विकीपीडिया, जो उत्तर पूर्वी घने जंगलों में रहता है और उसके पास संसार की हर दुर्लभ चीज़ों के बारे में सारी जानकारी है। बाकीलाल, हम अभी प्रस्थान करते हैं और प्रण लेते हैं कि बिना कोहिनूर लिए रानी को शक्ल नहीं दिखाएंगे। फिर तो मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आपका प्रण पूरा हो और आप कभी वापस नहीं लौटे, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वह खूंखार नरबक्षी रहते हैं। सूर्यास्त के पश्चात। बाकीलाल जी, सूर्यास्त हो गया। घंटाली ने अभी अभी घंटा बजाया, परंतु महाराज अब तक नहीं लौटी। चाँद निकलने तो फिर देखते हैं। सूर्यास्त हुए तो 1 घंटे से ऊपर हो गया। ये घंटाली प्रबंध मंत्री के दूर का रिश्तेदार तो नहीं? चाँद निकल आया। चाँद छुपने तो फिर देखते हैं। बाकीलाल जी, सूर्योदय हो गया, महाराज अब तक नहीं लौटे। चाय नाश्ते के बाद देखते हैं। ये घंटा तो बिल्कुल सही समय पर बजा। ये घंटाली एक रात में सुधर गया क्या? और फिर दरबार में। ये तो अत्यंत चिंता का विषय है बाकीलाल। 8 प्रहर गुजर गए परंतु महाराज अब तक वापस नहीं लौटे। मेरे विचार से अब हमें उनकी खोज में खोजा दल, मेरा मतलब है कि खोजी दल भेज देना चाहिए। घबराने की आवश्यकता नहीं है महामंत्री जी। महाराज ने प्रण लिया था कि बिना कोहिनूर लिए नहीं लौटेंगे, और कोहिनूर ढूंढने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। फिर भी हमें उनकी खैर खबर तो लेनी ही पड़ेगी। क्या पता वो किसी संकट में फंस गए हों।
शायद तुम ठीक कह रहे हो सेनापति, आखिर उनकी बची कुची हड्डियां तो मंगवानी ही पड़ेंगी। अरे बाकेलाल, तुम महाराज को तेरी फू क्यों नहीं कर लेते? महाराज तेरी फू यंत्र अपने साथ ले गए थे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मैं अभी महाराज को फू करके देखता हूँ। संपर्क स्थापित होते ही, तेरी फू महाराज। कौन बोल रहा है बे? मैं आपका वफादार पालतू बाके। मेरे किसी पालतू का नाम बाके नहीं है। हैं, ये तो मोटा नहीं है। कौन बोल रहा है भाई? अप्पू। कौन अप्पू? अप्पू अपहरणकर्ता। अपहरणकर्ता? तेरा एक प्राणी मेरे कब्जे में है, और अगर तुझे वो जिंदा चाहिए तो तुझे मुझे फिरौती देनी पड़ेगी। ओ तेरी, इसका मतलब मोटे का अपहरण हो गया? क्या सोचने लगे? फिरौती दे रहे हो या मरोड़ दो इसकी गर्दन? इस बात का क्या प्रमाण है कि महाराज तेरे कब्जे में? अच्छा, तो तेरे पालतू का नाम महाराज है। चाहे तो उससे बात कर ले। ठीक है, मोटे से बात करा। चिंगार! अबे ये तो हाथी है, मुझे मुच्छर से बात करनी है। कर! अबे ये तो रीछ है, मुझे मनुष्य से बात करनी है। म्याऊं! कमाल है, कभी हाथी से बात कराता है, तो कभी रीछ से, तो कभी बिल्ली से। चिड़ियाघर खोल रखा है क्या? अबे मुझे राजा से बात करनी है, राजा से। ताल! तेरी माँ का साकी नाका। अबे दो पैरों और दो हाथों वाला कोई मनुष्य जैसा प्राणी नहीं है क्या? अच्छा, मनुष्य जैसा। ये लो। ओ मेरे बाप, बंदर नहीं, मुझे मानव की भाषा में बोलने वाले से बात करा। अच्छा, ऐसा बोलना। ये ले बात कर। हम महावीर हैं। महाराज आप ठीक तो है ना? सालों ने भूखा मार दिया। सुन ली बे अपने पालतू महाराज की आवाज़। अब मेरी बात ध्यान से सुन। कट! आज शाम तक अगर तुमने 2 बोरी स्वर्ण मुद्रा भूरा दर्रा काले आम के पेड़ पर नहीं पहुंचाई तो समझो तुम्हारे महाराज की गर्दन गई। क्या हुआ बाकीलाल? अप्पू अपहरणकर्ता ने मोटे मुच्छड़ मनूस महाराज विक्रम सिंह का अपहरण कर लिया है। क्या? ये तो महाराज के बारे में क्या अनगढ़ बोल रहे हो बाकीलाल? ओह, ये मैं नहीं बोल रहा था, ये तो अप्पू अपहरणकर्ता बोल रहा था। मैं तो इतना परेशान हो गया था कि होश ही नहीं रहा कि क्या बोल रहा हूँ। हाँ, परेशानी तो तुम्हारे चेहरे से टपक रही है। महारानी, महारानी जी गजब हो गया, महाराज का अपहरण हो गया। अच्छा, चपर चपर, फिरौती के रूप में 2 बोरी स्वर्ण मुद्रा मांगी है। क्षमा, जरा एक पराठा और लाना। जो आज्ञा महारानी जी। महारानी जी, हम आपको महाराज के अपहरण की सूचना दे रहे हैं और आप पराठे खा रही हैं। तुम लोगों ने मुझे शिकारपुर से लौटी मूर्खा समझ रखा है क्या? मुझे अच्छी तरह पता है ये सब कोहिनूर नहीं लाने की उनकी चाल है, लेकिन जाकर कहते ना उनको कि अगर बिना कोहिनूर लिए वो वापस लौटे तो उनकी खैर नहीं। जैसा आप कहे रानी जी, सूचना देकर हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। महामंत्री जी, 2 बोरे स्वर्ण मुद्राओं का प्रबंध करो। सेनापति को आज शाम तक फिरौती की रकम अप्पू अपहरणकर्ता तक पहुंचानी है। मुझे क्यों? ये काम तो कोई भी कर सकता है। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि अप्पू अपहरणकर्ता ने फिरौती की रकम जहाँ मंगाई है वो स्थान कई खतरनाक जानवरों और नरभक्षियों से भरा पड़ा है, इसलिए वहाँ कोई वीर ही जा सकता है। बाकीलाल ठीक कह रहा है सेनापति, ये जिम्मेदारी वाला काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। मगर? अगर मगर छोड़ो सेनापति, घोड़े पर लदो और ये लो, इससे तुम्हारी नींद भी खुल जाएगी। छपाक! किंतु तू तो घोड़े को भी ऐड नहीं लगाएगा, ये काम भी मैं ही कर देता हूँ। चल बेटा चालू, ले जा अपने स्वामी को। आज कई माह पश्चात ये मेरी पीठ पर सवार हुआ है। अस्तबल में खड़े खड़े मेरी टांगों में गठिया होने लगा था। अब दिखाता हूँ अपनी दौड़ का कमाल। अरे इतनी जल्दी क्या है कमबख्त घोड़े, धीमी गति से चल। चल बेटा बाके, तू भी चल नट्टू नौटंकी वाले की दुकान पर, क्योंकि तुझे चलनी है अब अपनी चाल। बिना फिरौती लिए अप्पू मोटे को छोड़े दे, ये हो नहीं सकता। और मोटे की फिरौती कही कोई अप्पू तक ले जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। इधर मरकब का घोड़ा अप्पू अपहरणकर्ता के क्षेत्र में पहुंच चुका था। ये कमबख्त तो लगाम खींचने पर भी नहीं रुक रहा। अगर इसकी पीठ से कूदा तो हड्डियां टूटेंगी। अब क्या करूं? वन की सीमा भी प्रारंभ हो चुकी है। सूझ गई तरकीब। सामने वृक्ष है और उसकी डाल बहुत नीचे, बस उसे पकड़कर लटक जाऊंगा। मगर अरे ये क्या, कमबख्त घोड़ा उस डाल के नीचे से निकला ही नहीं। मेरा नाम चालू ऐसे ही नहीं है। अप्पू के पास जाकर जान गंवाने से अच्छा कूद कर अपनी हड्डी ही तोड़वा लूँ। अरे वाह, नरम घास पर गिरने की वजह से हड्डियाँ टूटने से बच गई। हाँ, लेकिन खाल नहीं बचेगी। कर शेर मर गया, बचाओ बचाओ। कर रुक जा, तू मेरा शिकार है। नहीं रुकता तो मत रुक मेरी बला से। मैं कौन सा तेरे पीछे भागता फिरूंगा? मुझे तो मतलब है इन 2 बोरी स्वर्ण मुद्रा से जो तेरे घोड़े चालू की पीठ पर लदी है। ओ तेरी, ये तो शेर की खाल में लोमड़ा निकला। था! उफ! कौन हो तुम? अप्पू। अप्पू कौन? अप्पू अपहरणकर्ता।
अप्पू अपहरणकर्ता जिसको मैं फिरौती देने आया था? अच्छा, तो तुझे फिरौती देने भेजा गया है, पर तेरे पास बोरे तो दिख नहीं रहे। कहाँ है बोरे? वो तो घोड़े पर लदे हैं। घोड़ा कहाँ है? वो तो जंगल में छूट गया। छूट गया? कैसे छूट गया? शेर पीछे पड़ गया था। अब सांड पीछे पड़ेंगे मतलब? अभी समझाता हूँ। चलो भाई, कार्यक्रम इज्जत अफजाई शुरू करो। इज्जत अफजाई क्या होता है? फिरौती नहीं लाने का इनाम। लाओ भाई लाओ, थोबड़वा लाओ। थोबड़वा? ये क्या पहना दिया सिर पर? छपाक। इसे ही थोबड़वा कहते हैं। लाओ भाई लाओ। अब क्या मंगवा रहे हो? खुरवा। ठोक दो खुरवा इसके हाथों और पाँव में। ठाक ठाक लाओ भाई लाओ। अबे अब क्या बचा है? पुछवा? नहीं, ये इज्जत अफजाई का कौन सा तरीका है? अभी तो एक चीज़ और बाकी है मेरे दोस्त। क्या? अब भी कुछ बचा है क्या? हाँ, एक आखिरी चीज़ बची है और वो है थनवा। बाकेलाल, तेरा सत्यानाश हो। तुझे कीड़े पड़े, तेरा मुंह सुअर चाटे नामुराद। थाड़। अब तू बन गया है पूरी गाय। अब दफा हो जाए यहाँ से और जाकर बता देना कि अपने महाराज को जिंदा देखना है तो खाली हाथ ना है, वरना अगली इज्जत अफजाई इससे भी ज़्यादा तगड़ी होगी। महल में संध्या बीतने को है, परंतु सेनापति अब तक महाराज को लेकर नहीं लौटा। भूल जाओ बच्चू, बिना फिरौती लिए अप्पू ना उस मच्छर को छोड़ेगा और ना उस मरकब को। उस फिरौती की रकम मेरे निजी कोष में जा चुकी है। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार करना। तभी बचाओ बचाओ। हैं, ये क्या भला है? आवाज़ से तो इंसानी लग रहा है, परंतु दिख तो कोई पशु रहा है। ये तो कोई गौ प्राणी लगता है। इसकी शक्ल तो देखा। देखो सेनापति मरकब से कितनी मिलती जुलती है। मिलती जुलती नहीं है कमबख्तों, मैं सेनापति मरकब ही हूँ। अरे हाँ, ये तो अपना सेनापति मरकब ही है, परंतु तुम तो महाराज को छुड़ाने गए थे। तुम्हारी ये दुर्गति कैसे हो गई? वो सब छोड़ो, पहले मुझे इस मुसीबत से बचाओ। किस मुसीबत से? इस मुसीबत से। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। सैनिकों, रोको इस सांड को। चाहे जितनी ऊंची दीवारें खड़ी कर लो, चाहे जितना पहरा लगा लो, चाहे जितनी जंजीरें पहन लो, कालिया हर कारागार को तोड़ कर निकल जाएगा। जेलर साहब, प्यार कभी झुकता नहीं और कालिया कभी रुकता नहीं। अबे ये क्या है? था। अरे वाह अकेला, तुमने तो कमाल कर दिया। एक ही बार में सांड को चारों खाने चित्त कर दिया। वो सब छोड़ो महामंत्री जी, और इस सांड को फौरन यहाँ से हटवाओ, वरना इस बार तो मैंने सेनापति की लाज बचा ली, लेकिन हो सकता है अगली बार ना बचा पाऊँ। बोलो सांड जैसे हट्टे कट्टे सेनापति की भी लाज बचाने वाले बाकेलाल की जय। अब बताओ सेनापति मरकब, तुम तो महाराज को छुड़ाने फिरौती लेकर गए थे, फिर तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हो गई? और महाराज कहाँ हैं? वो मैं गया तो था फिरौती की लेकर, लेकिन तू और सेनापति महामंत्री को सब बताता चला गया। ओह, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब क्या होगा बाकेलाल? जो होगा वो तो बाद में देख लेंगे। फिलहाल गौशाला मंत्री से कहकर सेनापति को गौशाला में ले जाओ। अप्पू अपहरणकर्ता ने इसको गाय तो बना ही डाला है, क्या पता अब ये दूध भी देने लगे। कर देख लूँगा तुझे भी बाकेलाल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अप्पू अपहरणकर्ता के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ये समय प्रयास का नहीं है बाकेलाल। महाराज के प्राण संकट में हैं। क्या पता फिरौती न मिलने की सूरत में वो महाराज का कोई अहिति कर बैठे। तुम फौरन तेरी फूं से महाराज का कुशल क्षेम पता करो। ठीक है महामंत्री, मैं अभी पता करता हूँ। संपर्क स्थापित होते ही। क्यों बे जमूरो, अप्पू अपहरणकर्ता के साथ मजाक करते हो? उसको खाली हाथ भेज दिया, क्या समझे? अप्पू खुश होगा, तालियां बजाएगा। माफ़ कीजिए अप्पू जी, हमारा आदमी 2 बोरी स्वर्ण मुद्राएं लेकर गया था, परंतु उसकी भूल से मुद्राएं जंगल में ही छूट गई। परंतु अब चिंता न करें, हम कल प्रातः ही 2 स्वर्ण मुद्राओं की बोरी आपके बताए पते पर पहुंचा देंगे। नहीं, अब तू 2 नहीं 4 बोरी लाएगा। क्या? 4 बोरी? पर फिरौती की रकम तो 2 बोरी थी ना। अप्पू फिरौती देने के लिए सिर्फ 3 मौके देता है, और हर मौके पर फिरौती की रकम दोगुनी हो जाती है। और अगर 3 मौके निकल गए तो क्या? काम खल्लास। तेरे मुंह में घी शक्कर। महाराज से मेरी बात करवाओ। ये ले बात कर। महाराज आप ठीक तो है ना? हम महावीर हैं, सालों ने भूखा मार दिया। हो गई महाराज से बात। अब ध्यान से सुन, कल प्रातः मुझे काली घाटी नीले पीपल के पास 4 बोरे स्वर्ण मुद्रा नहीं मिले तो पी। क्या हुआ बाकेलाल, महाराज ठीक तो है ना? अगर कल प्रातः हमने 4 बोरी स्वर्ण मुद्रा नहीं पहुंचाई तो महाराज कुशल नहीं रहेंगे। मुद्राओं का प्रबंध तो मैं कर दूंगा, परंतु यक्ष प्रश्न ये है कि अब फिरौती की रकम लेकर जाएगा कौन? तुम जाओगे प्रबंध मंत्री।
क्या मैं? हाँ, तुम प्रबंध मंत्री। पर मैं ही क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रबंधन क्षमता कमाल की है प्रबंध मंत्री। और हमारे सामने जो विकट समस्या खड़ी हुई है उसमें तुम्हारी प्रबंधन क्षमता की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। परंतु बाकीलाल जी, मान जाओ प्रबंध मंत्री, वरना प्रबंध के नाम पर राजकोष का धन कहाँ जाता है इसकी भनक अगर महामंत्री जी को लग गई तो क्या होगा? बाकीलाल जी, आपको भी पता है? तो तुम क्या समझते हो जुगाड़ की तरकीबें सब तुम्हें आती हैं? अब क्या बोलते हो, खोलूं अपना मुंह? नहीं, मैं जाने को तैयार हूँ, परंतु मैं अकेले ही। तुम नारा मंत्री को भी अपने साथ लेते जाओ, वो नारे लगा लगा कर तुम्हारा हौसला बढ़ाता रहेगा। क्या मैं भी? मगर रास्ते में वो शेर दोबारा मिल गया तो? उसकी चिंता मत करो, क्योंकि इस बार तुम लोग घोड़े पर नहीं हाथी पर जाओगे, ताकि मुद्राएं गिरने की नौबत ही ना आए। तुम लोग सो जाओ, क्योंकि कल प्रातः ही तुम्हें फिरौती की रकम लेकर प्रस्थान करना है। और अब मुझे भी प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि मेरी योजना का अगला चरण अर्धरात्रि को ही शुरू हो गया। टन टन टन। अरे वाह, अर्धरात्रि का घंटा बज गया, वो भी बिल्कुल सही समय पर। इस घंटाली ने कहीं भांग वांग तो नहीं खा ली? खैर मुझे क्या, घंटा समय पर बजे या ना बजे, मैं तो पैदाइशी घड़ी हूँ। मुर्गा भी मेरी बाग पर उठता है। खैर अब मुझे चलना चाहिए गजशाला, जहाँ पूरा होना है मेरी योजना का अगला चरण। अरे, ये अर्धरात्रि के समय बाकीलाल गजशाला की तरफ क्यों जा रहा है? पास जाकर देखना होगा उसकी योजना क्या है। ओह, ये कमीना तो हाथी को कुछ अगड़म बगड़म खिला रहा है, ताकि हाथी पागल हो जाए और रकम पप्पू अप्पू तक ना पहुंच पाए। लेकिन मरकब के होते ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर अगले दिन प्रातः, इस बार महाराज को लेकर ही लौटना प्रबंध मंत्री। हाँ, अगर हम जीवित लौटे तो। तुम्हें क्या लगता है बाकेला, क्या प्रबंध मंत्री फिरौती दे पाएगा? अगर हाथी सहयोग करेगा तो ज़रूर दे पाएगा। वो तो करेगा ही बेटा बाकेलाल, क्योंकि मैंने पशु वैद्य झींगा मुश्ती की दवाइयों से उस हाथी को उल्टी करवाई है, जिसके कारण उसके पेट में गई पागलपंती औषधि का असर खत्म हो चुका है। यानी तुम्हारी सारी योजना सफ़ेद हाथी की साबित होने वाली है। सेनापति, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जहाँ से दूसरे सोचना बंद करते हैं वहाँ से बाकीलाल सोचना शुरू करता है। जंगल में नारा मंत्री बुलंद सिंह, तेरे मुंह में ताला क्यों चिपक गया है? नारे क्यों नहीं लगाता? डर के मारे गले से आवाज़ नहीं निकल रही है। नारे क्या खाक लगाऊंगा? डरो मत नारा मंत्री, तुम नारे लगाओ, इससे हमारा डर भी दूर होगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। बोलो, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल ना बाके करी सके जो जग बैरी होए, कड़ा। अबे ये क्या किया नारा मंत्री? स्वर्ण मुद्राओं की बोरियां तो नीचे गिर गईं। एक काम कर, तू नीचे उतर कर मुझे बोरियां पकड़ा, मैं उसे ऊपर खींच लूंगा। नहीं, तुम मुझे बोरियां थमाओ, मैं खींच लूंगा। नहीं तुम, नहीं तुम। आ था था। अबे ये क्या तुम लगा रखी है, दिमाग का दही कर दिया कम वक्तों ने। अब उठाओ बोरियां, ला दो मेरी पीठ पर। कुर्र। जल्दी कर नारा मंत्री, ये जंगल खूंखार पशुओं नरभक्षियों से भरा पड़ा है। सिर्फ नरभक्षी और पशु ही नहीं, इस जंगल में हम भी रहते हैं भाई। कौन हो तुम? मैं हूँ इस वृक्ष का प्रेत, वो साला बोधी वाला। क्या भूत? पर मैंने तो सुना है भूत प्रेत रात को निकलते हैं। सही कहा, पर मैं तो सुबह की सैर पर निकला हूँ। बताओ, तुम दोनों में से पहले किसको खाऊं? नहीं, भागो। यह योजना भी सफल रही। कमबख्त सेनापति मेरी योजना की टांग तोड़ने चला था। वास्तव में मैंने उसको अपने पीछे आते देख लिया था और उसी वक्त अपनी योजना बदल डाली थी। मेरा निशाना हाथी नहीं बल्कि उसका हिंडोला था, जिसमें मैंने प्रातःकाली लकड़खोर कीड़े छोड़ दिए थे, जिससे कि हिंडोला बीच रास्ते में कमज़ोर होकर टूट गया। और बचा कुचा काम नट्टू नौटंकी वाले की स्प्रेत वाली पोशाक ने कर दिया। 2 मौके निकल चुके हैं, अब अगर तीसरा मौका भी निकल गया तो गुस्से में अप्पू अपहरणकर्ता मोटे का राम नाम सत्य कर देगा। महल में सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक प्रबंध मंत्री और नारा मंत्री का कुछ अता पता नहीं है। कहीं वो दोनों भी किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? जिस तरह वो सिर पर पाँव रखकर भागे थे, उनको अब तक तो लौट आना चाहिए था। कहीं वो जंगल के हिंसक पशुओं का शिकार तो नहीं हो गए? तभी, महामंत्री जी, महल में 2 विचित्र जीवों ने हमला कर दिया है। क्या? उफ, और मुसीबतें कम थी जो एक मुसीबत और गले पड़ गई। जाओ उनको फौरन पकड़ो। महल के अंदर अफरा तफरी माहौल था। भागो भागो, बचाओ बचाओ। हाय दैया सेनापति जी, आप, तुम्हारा इस तरह अकेले भागना खतरे से खाली नहीं है। तुम्हें मेरे जैसे वीर के पीछे ही रहना चाहिए। वो तो ठीक है, पर आप इस खंबे के पीछे खड़े क्या कर रहे हैं? वो मैं उन विचित्र जीवों का इंतजार कर रहा था, ताकि वो जैसे ही इधर से गुजरें मैं उनको धर दबोचूं।
फिर तो समझो आपको वो मौका मिल गया, पलट कर देखिए, मर गए। जाइए और इन सबको सबक सिखा दीजिए। नहीं, धड़ाक, नहीं नहीं, निकल गई सारी हेकड़ी। निकल गई सारी वीरता। आखिर विशालगढ़ के वीर सैनिकों ने अपनी जान पर खेलकर उन दो विचित्र जीवों को पकड़ ही लिया। महामंत्री जी, हमने इन दोनों खूंखार पशुओं को पकड़ ही लिया, इन्हें फौरन मौत के घाट उतार दो। नहीं महामंत्री जी, ऐसा मत करना। हाँ, ये मनुष्य की बाड़ी में बात कर रहा है। वो इसलिए महामंत्री जी क्योंकि हम मनुष्य ही हैं। मैं हूँ प्रबंध मंत्री और मैं हूँ नारा मंत्री। हम तो छुप छुपाकर महल में प्रवेश करना चाहते थे ताकि हमारी दुर्गति कोई ना देख पाए, परंतु सिपाहियों ने हमें पशु समझ लिया और शोर मचा दिया। यानी इस बार भी अप्पू को फिरौती की रकम नहीं पहुंचाई जा सकी। उफ, अब क्या होगा। मैं अभी तेरी फू से संपर्क करता हूँ। तेरी फू? अप्पू, एक तो मेरी फिरौती नहीं दी, ऊपर से मुझे फू करता है हरामखोर। तेरी फू, तेरे पिताश्री की फू, तेरे पूरे खानदान की फू। घर। अरे अरे, तुम समझे नहीं अप्पू। तेरी फू में अभिवादन ऐसी ही की जाती है। ये बताओ महाराज कैसे हैं? उसकी तो मैं बस गर्दन मरोड़ने वाला हूँ। अरे रुक जाओ अप्पू, इतनी जल्दी भी क्या है? मेरा मतलब है एक मौका और दे दो, इस बार पक्का फिरौती पहुंचा दूंगा, माँ कसम। मत देना। ठीक है, आखिरी मौका दे रहा हूँ, लेकिन बोरियां मुझे पूरी 8 चाहिए। आए। ये तो मान गया। ठीक है, महाराज से बात करवाओ। ठीक है, ये ले बात कर। महाराज, आप ठीक तो है ना? हम महावीर हैं। हाँ। मोटा फिर शुरू हो गया। सालों ने भूखा मार दिया। यह मोटा मुचड़ मनुष्य तो तोता रटंत की तरह बार बार एक ही वाक्य दोहराता रहता है। सुन ली भी अपने पालतू महाराज की आवाज़? हाँ सुन ली। अब एक बात बताओ, महाराज को तुम लोग खाना वाना तो ठीक से दे रहे हो ना? दिन में 4 बार। बहुत हरी मिर्चें खाता है ये। तू इसके भोजन की चिंता छोड़ और मेरी मुद्राओं की सोच, वरना अगली बार मैं महाराज को उबाल कर पी जाऊंगा। बाकेलाल का ध्यान घंटे की आवाज़ ने तोड़ा। टन टन टन। ओए क्या बात है, ये घंटाली तो पूरी ही सुधर गया। बिल्कुल उस मोटे मनुष्य की तरह समय निष्ठ हो गया। बाकेलाल के दिमाग में जैसे कोई बम फूटा था। अरे, ये घंटाली तो यहाँ सोया पड़ा, फिर ये घंटा कौन बजा रहा था? तभी, जल्दी करो कम बख्तों, भोजन का घंटा बज भी गया पर अब तक सब्जी तैयार नहीं हुई है। क्या करे राज रसोईया जी, 600 लोगों का भोजन तैयार करना आसान काम थोड़ी है। 600? परंतु महल में तो सिर्फ 499 कर्मचारी हैं। ये बाकी के 101 लोगों का भोजन किसके लिए तैयार किया जा रहा है? ऐसा पहले तो तभी होता था जब मोटा यहाँ मौजूद होता था। यानी यानी मोटा महल के अंदर ही मौजूद है। अब सब कुछ मेरी समझ में आ गया। मोटा कोहिनूर ढूंढ नहीं पाया होगा और गुपचुप महल में छुप गया होगा, और उसके छुपने की जगह घंटा ही हो सकता है। तभी यह घंटा समय पर बज रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद, महाराज, महाराज बाहर आइए, मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ। बाकेलाल, तुम्हें इस स्थान का पता कैसे चला? वो सब छोड़िए और ये बताइए सब क्या चक्कर है? बाकेलाल, हम नरबक्षियों के चक्कर में फंस गए थे। नरबक्षियों की तो हमने बीन बजा दी, पर महारानी के बेलन के भय के कारण हमें यहाँ छिपना पड़ा। हमारी पोल न खुल जाए इसलिए हम खुद ही घंटाली बन गए। संवादिया राजपाल रोजाना हमारे लिए भोजन लेकर आता है, परंतु अब हम और ज़्यादा यहाँ पर नहीं रुक सकते। महाराज, मैं आज रात ही आपको इस पीड़ादायक कैद से हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। क्या सच बाकेलाल? बिल्कुल सच, माँ कसम। भोजन के पश्चात, बन गया काम। भोजन में मिलाई बेहोशी की दवा काम कर गई। अब मुझे बस मोटे को खींचकर घंटे से बाहर लाना है। कितना भारी है। जान निकाल दी मोटे ने। अब इसकी जान निकालने का प्रबंध करता हूँ। मैंने मांस का टुकड़ा बांध दिया। अब बाकी का काम यहाँ बैठे उकाब खुद कर लेंगे। नर्क की यात्रा शुभ हो मोटे। मोटे के क्रियाक्रम का इंतजाम तो मैं कराया, अब अपनी गर्दन बचाने का भी प्रबंध कर लूँ, वरना ये नामुराद महामंत्री इस बार मुझे ही भेजेगा अप्पू के पास। महारानी जी, महाराज ने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर आपको बेवकूफ़ बनाने की योजना बनाई है, और इस योजना में उसका साथ दे रहा है अप्पू अपहरणकर्ता, जिसके ठिकाने पर महाराज शाही दावत का लुत्फ उठा रहे हैं। क्या? उनकी यह हिम्मत? सरना से पंगा, कुटनी कहाँ है मेरा बेलन? धैर्य रखिए महारानी जी, महाराज ऐसे काबू में नहीं आएंगे। उनको रंगे हाथों पकड़ना होगा, और इसके लिए रानी जी के कान भरने का परिणाम जल्दी सामने आया। मुझे कुछ नहीं सुनना है, फिरौती लेकर मैं स्वयं जाऊंगी। समझने का प्रयत्न करें महारानी जी, अप्पू बहुत खतरनाक है। तुम्हें मेरी वीरता पसंद है महामंत्री? बेला निकालूं क्या? मेरे कहने का ये तात्पर्य नहीं था महारानी जी। इसे कहते हैं नहीं। तो फिर तुम्हारा क्या तात्पर्य था? वो मैं म्याना छोड़ो और हमारा रथ तैयार करो। अपने बलमा को बचाने हम सुन जाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा महारानी जी। बोलो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो स्वर्णा छत्राणी थी। अरे बाकेलाल, ये काम तो नारा मंत्री का था। इसे कहते हैं चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी,
और सिक्का मेरे बाप का। एक तरफ उस मोटे मुच्छड़ को उठा ले गया उकाब, दूसरी तरफ मैंने अपनी जगह महारानी को भेजकर अप्पू के हाथों अपनी दुर्गति होने से बचा ली। और इन सब के अलावा मैंने कमालिय फिरौती की रकम के 8 बोरे स्वर्ण मुद्राएं भी। महारानी के रथ में रखी बोरियों में तो सिर्फ ईंट पत्थर ही रखे हैं। सारे काम वैसे ही हो गए जैसा मैंने सोचा था। अब बस मन में सिर्फ एक ही जिज्ञासा रह गई कि अप्पू महारानी को क्या बनाकर भेजेगा। महारानी का रथ सीधे अप्पू के अड्डे पर जाकर रुका। ये क्या, अप्पू को फिरौती एक स्त्री लेकर आई है? कोई नहीं, मुझे तो मेरी मुद्राओं से मतलब है। ला, वो बोरे मुझे दे दे। पहले मेरे मोटे को सामने लाओ, वरना बोरा तो दूर, एक ढेला भी नहीं मिलेगा। अप्पू से सौदेबाजी? तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया जाहिल स्त्री? मुझे जाहिल बोलता है कमबख्त? ये ले चक मजा ठाड़। ये वार तो जाना पहचाना लग रहा है। रुक जा मूर्ख स्त्री, अप्पू स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता, परंतु स्वर्ण पुरुषों पर हाथ भी उठाती और लात भी। ठाड़। कमबख्त स्त्रियों पर हाथ न उठाने की आड़ लेकर बचना चाहता है। देख क्या रहे हो कमबख्तों, रोको इस महाबली को, सॉरी महाबला को। अप्पू के साथी रानी स्वर्णलता को रोकने के लिए आगे बढ़े, मगर ठाड़ ठाड़ ठाड़, मर गया रे। जल्दी बस करो अम्मा। तो फिर लाओ मेरा बलमा, बुलवाओ महाराज को। अरे तुम लोगों ने सुना नहीं क्या, जाकर महाराज को ले आओ। ये लो अपना महाराज, हम महावीर हैं। मुझे पप्पू समझा है? नहीं, सालों ने भूखा मार दिया। अब क्यों मारा? महाराज कहाँ हैं? यही तो है महाराज। मुझसे झूठ बोलता है तू क्या? नहीं नहीं माँ कसम, तुमसे झूठ कह ही नहीं सकता। तुमने तो मुझे कम्मो की याद दिला दी। कम्मो कौन? मेरी पत्नी, जिसकी पिटाई से तंग आकर मैंने घर छोड़ दिया, जिसके कारण मुझे जंगल में अपना बसेरा बनाना पड़ा, क्योंकि वो मुझसे हमेशा कोई ना कोई महंगी चीज़ें लाने को कहती थी, जिसको खरीदना मेरे वश की बात नहीं थी। उसके चक्कर में मेरा घर बार जमीन जायदाद सब बिक गया और मैं सड़क पर आ गया। लेकिन उसकी फरमाइशें कम न हुई। अब उसकी फरमाइशें पूरी करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। सो मैं और मेरे साथी राजसी परिवार के पालतू पशुओं का अपहरण कर उनसे फिरौती वसूल करने लगे। मेरे साथी भी पत्नी की फरमाइशों की सताए हुए हैं। एक दिन मेरे हाथ ये तोता लग गया, जिसके पास ये तेरी फूं यंत्र था, और बस मैंने इसको फिरौती के लिए रुपए मंगवाए, ये सोचकर कि अगर हमारे पास कुछ पैसे हो जाएंगे तो हम अपनी पत्नियों के पास लौट जाएंगे। माँ कसम, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। सुबुक सुबुक, इस रथ में 8 बोरी स्वर्ण मुद्राएं हैं, तुम लोग आपस में बांट लो और अपनी पत्नियों के पास लौट जाओ। एक तुम लोग हो जो अपनी पत्नियों की फरमाइशों के लिए इतने दुख उठा रहे हो, और एक मेरा पति है निकम्मा निठल्ला, जो मेरी एक छोटी सी फरमाइश भी पूरी नहीं कर सकता। हाय मेरा कोहिनूर। अरे बोरियों में तो ईंट पत्थर भरे हैं क्या? महल में इतना विलंब हो गया, परंतु अब तक महारानी जी नहीं लौटी। चिंता ना कीजिए महामंत्री जी, महारानी जी सकुशल लौटाएंगी। बस कर गद्दार बाकीलाल, तेरा भांडा फूट चुका है। अपनी जुबान को लगाम दे सेनापति। महामंत्री जी, इस दुष्ट ने महाराज को मार डाला है, महारानी जी को भी मौत के मुंह में ढकेल दिया है। ये झूठ है, ये सच है। वास्तव में महाराज का अपहरण हुआ ही नहीं था। ये सब इस दुष्ट की चाल थी, स्वर्ण मुद्राएं कमाने की। असल में महाराज घंटे के अंदर छिपे बैठे थे, जिसके बारे में सिर्फ संवादिया राजपाल और राज रसोइया जानता था। न जाने इस दुष्ट को कैसे भनक लग गई और इसने राजपाल को अचेत कर महाराज को बेहोशी वाला खाना खिला दिया और उनके शरीर में मांस बांधकर उकाबों के बीच छोड़ दिया। तुम्हारे पास इसका क्या प्रमाण है? एक नहीं, कई प्रमाण हैं। हमने तुम्हारे कक्ष की तलाशी ली, जिसके तहखाने से 14 बोरियां स्वर्ण मुद्राएं शेर और प्रेत की खाल वाली पोशाकें बरामद हुई, जिससे साफ पता चलता है कि अप्पू तक फिरौती ना पहुंचने का कारण तुम्हारी कुटिल योजना है। मर गए। सेनापति बिल्कुल सत्य कह रहा है। इस दुष्ट ने हमसे झूठ बोलकर हमें अप्पू के पास भेजा ताकि वो हमें मार डाले, और बोरियों में भी स्वर्ण मुद्राओं के स्थान पर ईंट पत्थर भरे थे। महारानी जी आप? मर गया बेटा बाके। हाँ दुष्ट बाकेलाल, हमने तुझे क्या समझा और तुम क्या निकले? अब देर मत कीजिए महारानी जी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी इस विश्वासघाती का सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। आज्ञा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ बाकेलाल। नहीं है प्रभु, इस बार बचा लो, अगली बार से कोई खुराफात नहीं करूँगा माँ कसम। तभी ये क्या? थाम, भूकंप आ गया क्या? हाय, ये कैसी मदद भेजी है भोले शंकर? भूकंप का कारण जानने जब सभी बाहर निकले तो महाराज। ओ, तो इस भूकंप का कारण आप थे। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि आप सकुशल हैं। हमें क्या होना था महारानी, हम तो महावीर हैं, और यह भूकंप हमारे कारण नहीं बल्कि इसके कारण है। कोहिनूर? आप कोहिनूर ले आए? कैसे ना लाता, हमारी प्राण प्रियम महारानी की इच्छा भला हम कैसे टाल सकते थे? ओ महाराज, अब कितने अच्छे हैं। इस प्रशंसा का हकदार बाकीलाल भी है। वो अगर हमें उकाबों के बीच ना छोड़ता तो हम कभी कोहिनूर तक नहीं पहुंच पाते। परंतु महाराज, उस दुष्ट ने तो आपके प्राण लेने का प्रयास किया।
स्वर्ण मुद्राओं का घोटाला किया। तुमने अभी बाकीलाल का पक्ष नहीं सुना है रानी। जब तुम उसका पक्ष सुनोगी तो समझ जाओगे कि वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। महाराज को कोहिनूर चाहिए था जो केवल उकाबों की घाटी में मिल सकता था, लेकिन उकाब अपने शिकार को ही वहां ले जाते हैं, इसलिए मैंने महाराज को बेहोश कर दिया था। और रही बात अप्पू अपहरणकर्ता की, तो मुझे शुरू से शक था कि महाराज अप्पू के पास नहीं है, इसलिए मैंने फिरौती की रकम उस तक पहुंचने नहीं दी। बाद में मैं स्वयं ही वो मुद्रा राजकोष में जमा कर देता। अप्पू को पकड़ना भी ज़रूरी था और उसे महारानी ही पकड़ सकती थी, इसलिए मैंने ऐसी योजना बनाई कि महारानी खुद अप्पू के पास जाए। बाकीलाल, अगर तुम ये बात पहले बता देते तो हमारी दुर्गति होने से बच जाती। सेनापति, बाकीलाल के कक्ष से बरामद स्वर्ण मुद्राओं की बोरियां अप्पू और उसके साथियों को दे दो। इनकी पत्नी भक्ति से प्रसन्न होकर हमने इनको सुधरने का एक मौका दिया है। महारानी जी की जय। हमें कोहिनूर दिलवाकर तुमने आज हमारा दिल खुश कर दिया, इसलिए आज तुम्हारी हवाई पुच्ची मैं लूंगी। पुच्छ समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक प्रेम परीक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।